बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब आपके लिए सलामती की दुआएं। आज हम एक नए मौजू के साथ, नई बहस के साथ, जो कि मंटो के तस्वुर फन के हवाले से है। बुनियादी तौर पर मंटो का तस्वुर फन तो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला मंटो का फिक्री प्रोसेस है, फिक्री तनाजुर है। क्योंकि मंटो उर्दू का वो वाहिद अफसाना निगार है जिसने उर्दू अदब को 20वीं सदी के आगाज में ही तख्लीकी अफसाने जैसी सिन्फ से न सिर्फ रोशनास कराया बल्कि माला माल भी किया। और आज जो हम उर्दू अफसाने की मुतमविल सिन्फ एक देखते हैं, इसकी तैयारी में, इसकी बुनियाद गुजारी में, इसकी अफजाइश में जिन किरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा है उनमें मंटो बहुत नुमाया है। मंटो हम पहले भी आपको एक बार बता चुके हैं, मई 1912 में पैदा हुए समड़ियाल में और उन्होंने जनवरी 1955 में लाहौर में वफात पाई। और वो म्यानी साहब के कब्रिस्तान में दफन है। जून 1955 में वफात पाई और वो लाहौर में म्यानी साहब के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। मंटो को कई तरह की मुखालफतों का अपनी जिंदगी में सामना रहा, जिनका बिलखुसूस ताल्लुक मजहबी जत्थों से था, गिरोहों से था, और उन्हें अदालतों में भी घसीटा गया। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो फोश निगारी करते हैं या जिनसी मौजुआत पर कहानियां लिखते हैं। तमाम उम्र बहुत ज्यादा नसर लिखने वाले मंटो को इस एतराज से जांचना ही नाइंसाफी है, क्योंकि मंटो का मौजू औरत का वजूद या औरत का जिस्म, उसका उतार चढ़ाव सिरे से है ही नहीं। जब हम जिन्स निगारी की बात करते हैं तो जिन्स निगारी से मुराद औरत और मर्द के दरमियान या एक ही जेंडर के दो अफराद के दरमियान, वो दो औरतें हो सकती हैं, वो दो मर्द हो सकते हैं, इनके दरमियान जिनसी आज़ा या जिनसी अमल के मुख्तलिफ जो मराइल हैं उनका तज़किरा खा वो खुले बंदों किया जाए या खा वो इस्ताराती अंदाज में किया जाए, इबाम के साथ किया जाए, लेकिन वो होगा जिनसी मौजुआत पर ही। जिन्स की कार्रवाई और इंसानी दिमाग में जिन्स के हवाले से जो मबाहिस रहते हैं, जो एक पेचीदगी रहती है, औरत और मर्द के वजूद को गोश्त पोस्ट के वजूद के तौर पर देखना और उसे गोश्त पोस्ट के वजूद के तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करना, औरत के जिस्म के उतार चढ़ाव या उसकी खूबसूरतियों को जिनसी तनाजुर में देखना, ये सब जिन्स निगारी होती है। इसके बरक्स मंटो की औरत तवाइफ जरूर है, जिस्म फरोश जरूर है, लेकिन जिस औरत को मंटो पेश करता है वो एक सोचने वाली औरत है, हसास औरत है, जो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचती है, अच्छे बुरे के बारे में सोचती है और नेकी बदी के बारे में सोचती है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने एतकादात की बड़ी पक्की होती है। उसके यहाँ मजहब का एक खास तस्वुर होता है, उसके यहाँ माशरे का एक खास तस्वुर होता है, उसके यहाँ जिंदगी गुजारने का एक खास तस्वुर होता है। मंटो के नुमाइंदा अफसानों में एक अफसाना काली शलवार है। इसके बारे में भी हमारे मुअज़्ज़िज़ नाक़िदीन ये राय देते हैं कि ये मंटो का एक बदलिहाज या जिनसी या औरत और जो शहवत की कहानी है उसको पेश करता है, जबकि अफसाना अपने कुल में एक निहायत मुख्तलिफ मतन है। जैसे मैंने गलबी गुजारिश की थी कि जब हम बाहर से कुछ सच्चाइयां तलाश करने के बाद उनका इतलाक मतन पर करते हैं, किसी भी मतन पर, खा वो शेरी मतन हो या अफसानवी मतन हो, तो उस वक्त उसके जो मायने का तायुन होता है वो उस समाजी साख्ते की बुनियाद पर होता है जो हम पहले से तय कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर हम पहले तख्लीकी मतन का मुताला करें और उसमें मौजूद रमजो किनाया को और तशबीह इस्तारा को खोलें, तो हमें जो चीज दस्तयाब होगी वो खुद एक समाज होगा।
यानी मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूं कि हर अदब पारा बजाते खुद एक समाज होता है, जीता जागता एक समाज होता है, एक दुनिया होती है, उसके मुख्तलिफ किरदार होते हैं, उनमें मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, उन किरदारों के जरिए उस दुनिया का पूरा या अधूरा, मुकम्मल या नामुकम्मल नक्शा खींचा जाता है। मंटो के अगर किरदारों को या मंटो की अफसाना निगारी को कोई 3 रंगों में देखने की कोशिश की जाए तो वो 3 रंग बेकस और मर्द के दरमियान रिश्ता, या बेकस और ताकतवर के दरमियान रिश्ता, पेट और रोटी के दरमियान रिश्ता, औरत और मर्द के दरमियान रिश्ता। मंटो के यहां मर्द हवस की नजर से औरत को देखता है या अपनी किसी अय्यारी के तनाजुर में औरत को देखता है, जबकि औरत मर्द को या अपना मुनीस व गमखार समझती है या खुद को झंझोड़ने वाला दरिंदा। और यही कहानी काली शलवार में बयान की जाती है। काली शलवार जिसका मरकजी ख्याल एक जिस्म फरोश नायिका सुल्ताना है और उसका एक आप समझिए कि दोस्त या उसके साथ उसके कारोबार में शरीक और उसके पैसे से लुत्फानंदोज होने वाला खुदा बख्श है। और सुल्ताना अंबाला छावनी में रहती है। वो लगभग 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की मजदूरी से अंग्रेज फौजियों को के साथ जिस्म फरोशी के धंधे से 20 से 30 रुपए रोजाना कमा लेती है। किसी सबब से उसकी मुलाकात खुदा बख्श से हुई। वो भी इस तरह के खुदा बख्श किसी दूसरे शहर से अपनी महबूबा को ढूंढते ढूंढते अंबाला आया। और हालांकि इसके भी पीछे लंबी कहानी है, लेकिन हम तफसील में नहीं जाएंगे कि उसकी बीवी उसके साथ रहते हुए या जो औरत जिसको उसने पहले मोहब्बत के साथ अपने लिए भगाया और फिर जब रोजगार का मसला खड़ा हुआ तो उसने उसे कोठे पर बिठा दिया और कमाई का जरिया बना लिया। फिर एक वक्त में खुदाबख्श की बीवी खुद किसी और के साथ भाग गई और मालूम करने पर खुदाबख्श को पता चला कि वो अंबाला चली गई है। तो वो उसे ढूंढता ढूंढता अंबाला आया। तो अंबाला में उसकी मुलाकात सुल्ताना से हो गई और इस तरह उसकी जो तलाश का सिलसिला था वो रुक गया और सुल्ताना और उसके दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम हो गया। खुदाबख्श कुछ नहीं करता, बजाहिर वो फोटोग्राफर है, तस्वीरें बनाता है, फनकार है, हसास है और उसकी इस फनकारी और हसासियत पर सुल्ताना फरेफ्ता हो जाती है और उससे अपना दिल दे बैठती है। और इसके साथ ही जब खुदाबख्श अंबाला में उसके कोठे पर आता है तो इत्तफाकिया सुल्ताना का जो कारोबार है उसमें तेजी आ जाती है। वो रोजाना के काफी पैसे कमाती है, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी मिकदार में सोना खरीद लेती है, बहुत सारे अपने लिबास खरीद लेती है और अच्छे से अपना घर तरतीब में दे लेती है। तो वो ये सोचने लग जाती है कि खुदाबख्श उसके लिए एक नेक शगुन साबित हुआ है और ये सब खुदाबख्श की वजह से हो रहा है। सिलसिला चलता रहता है। एक खास वक्त में खुदाबख्श सुल्ताना को लेकर दिल्ली आ जाता है और उसका मौकफ होता है कि हमने दिल्ली जाना है क्योंकि वहां लाट साहब होते हैं, वहां उमरा होते हैं और ये जो हम यहाँ गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं या एक तरह की पस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने इसे आला बनाना है। अब इतना अफसाना बयान करने में मंटो इस अफसाने में इतनी सारी मुख्तलिफ बातें करता है, अलामती जुमले लिखता है। मैं देख रहा था कि अगर मुझे कहीं से अफसाना दिख सकता है मंटो की कोई किताब मेरे इर्द गिर्द पड़ी है तो मैं उसमें से आपको कुछ सतरें या कुछ जुमले बताऊं, लेकिन शायद मेरे पास किताब मंटो की नहीं है और हमें अपने हाफजे पर ही भरोसा करना पड़ेगा। तो वो यहां तक लिखता है कि उसका जो फ्लैट होता है दिल्ली में, जो वो 20 रुपए माहवार किराए पे लेती है, वो एक मखसूस बिल्डिंग में होता है जो कस्बियों के लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने बनाई होती है। नीचे मार्केट होती है और ऊपर एक जैसे दरवाजे और एक जैसी राहदारियां रखने वाले कस्बियों के फ्लैट होते हैं। उसके इर्द गिर्द एक कमरे में या एक फ्लैट में अनवरी रहती है, एक फ्लैट में मुख्तार रहता है और वो जो सुल्ताना है वो उनके साथ भी कुछ अपना राह रस्म बना लेती है। दिल्ली आने के बाद उसका कारोबार बिल्कुल नहीं चलता। 3 महीनों में सिर्फ 6 गाहक उसके पास आते हैं जिनसे वो लगभग 18 रुपए कमाती है और इन 3 महीनों में
उस पर जो अखराजात हैं वो 20 रुपए फ्लैट का किराया है, पानी का, बिजली का, और दीगर जो अखराजात हैं, जो महसूलात हैं, वो इससे अलावा है। वो खुदा बख्श को अपनी परेशानी के बारे में बताती है, उससे इजहार करती है कि हमें कुछ हाथ पांव मारने चाहिए, लेकिन खुदा बख्श चूंकि उससे अभी कभी सोना ले जाता है, कभी कोई कीमती चीज ले जाता है, कभी कोई कीमती चीज ले जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीजें खत्म हो रही होती हैं, और खुदा बख्श एक गैर मफूल किरदार की सूरत में, एक ऐसा किरदार जो औरत की कमाई पर हाथ साफ करता रहता है और उसे झूठे आसरे देता रहता है कि वो एक बुजुर्ग को मिला है और बहुत जल्द उनका जो काम है वो सीधा हो जाएगा और उनके सारे हालात सुधर जाएंगे। इस दौरान सुल्ताना अपने फ्लैट की खिड़की में आकर खड़ी होती है, जिसके सामने रेल का अड्डा है, जंक्शन है, पटड़ियां गुजर रही हैं, दोनों तरफ गोदाम है, और बड़े अजीबो गरीब ख्यालात उससे आते हैं। उससे कभी अपना आप रेल के उस डब्बे की तरह महसूस होता है जिसे कुछ लोग धक्का लगा के छोड़ देते हैं, उसे कभी अपना आप उस डब्बे की तरह महसूस होता है जिसे रोज जोर जोर से धक्के मारे जाते हैं, और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अंबाला के अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई है और उसे बेदर्दी से कोई जोर जोर से धक्के मार रहे हैं। और इस तरह कई बहुत सारे ऐसे ख्यालात हैं जिनकी हम तफहीम नहीं करना चाहते, आप अफसाना पढ़ के तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये ख्यालात जिनसी नहीं है, बल्कि ये ख्यालात उन एहसासात को जाहिर करते हैं जो एक औरत अपने साथ मर्द के रवैये पर सोचती है, कि वो खुद को इंसान भी नहीं समझती, वो कभी अपने आप को रेल का डब्बा समझती है, वो कभी अपने आप को एक इस्तेमाल करने वाला बर्तन समझती है, कभी अपने आप को बेतौकीर महसूस करती है। और इस सारी उखाड़ पिछाड़ के दौरान मुहर्रम का वक्त हो जाता है, मुहर्रम आने वाला हो जाता है, और मंटो ने हमेशा तवाइफों को, कस्बियों को मजहबी मामलात में हसास दिखाया है। नाकिदीन का ख्याल है कि ऐसा ही होता है, जो कस्बी खवातीन होती हैं, जिस्म फरोश होती हैं, वो मजहबी अकायद के मामले में खासी वाज़ेह होती हैं और मजहब पर एतकाद रखती हैं, उसकी असातीर को भी मानती हैं। सुल्ताना ये चाहती है कि वो मुहर्रम के दिनों में स्याह लिबास पहने, क्योंकि उसकी हमसाई मुख्तार और उसकी हमसाई अनवरी बड़े कीमती लिबास खरीद चुकी होती हैं, जो उन्होंने आशूरे के दिन पहनने होते हैं, और मुहर्रम का जो अशरा है वो अपने घर में अपना कारोबार बंद करके गुजारना होता है। सुल्ताना आए दिन खुदाबश को एहसास दिलाती है, हत्ता कि वो अपने हाथों की आखिरी चूड़ियां भी उतार के उसे दे देती है, और लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। और एक लफ्ज है जिसको हमारे तालिब इल्म गलत पढ़ते हैं कि जब वो हाथों की चूड़ियां भी उतार के दे देती है तो उसको अपने बच्चे हाथ लोग पढ़ते हैं। ये बुच्चे है, बुच्चे। बुच्चे हमारा मकामी लफ्ज है जिसका मानी होता है कोई चीज जो खाली कर दी जाए, उसमें से उसके इर्द गिर्द जो उसका सामान था या जो उसकी मता थी वो उससे छीन ली जाए, तो बुच्चे हाथ हो गए। ऐसे हाथ जिनमें अब कोई सोना नहीं है, वो भी ले जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। इस दौरान सुल्ताना को एक शख्स दिखाई देता है अपने फ्लैट के नीचे, जो सुल्ताना देखकर ये सोचती है कि ये शायद गाहक है, और चूंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो अपनी कमीज और दुपट्टा तो रंगने के लिए धोबी को दे आई है, क्योंकि यहां भी मंटो कमाल का तंज करता है कि जिस फ्लैट में वो रहती है उसके नीचे एक लॉन्ड्री वाला होता है, जिसके बाहर जली हरूफ में लिखा होता है कि यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। अब जरा सोचिए कि नीचे लिखा जो बोर्ड कंधा है फ्लैट के साथ, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ गंदगी की सफाई की जाती है, और ऊपर एक कस्बी का कोठा है। तो किस तरह मंटो किस शिद्दत के साथ चीज को चीर कर रख देता है, और अगर कोई एहसास करने वाला हो तो वो उस तकलीफ को, उस बदमजगी को, उस जो एक तरह से कहिए कि मर्द की यारी है, उसको किस खूबी से महसूस कर सकता है कि आपके दिल में उतर जाती है मंटो की बात, और जिनसियत नाम का कोई शायबा नहीं होता। वो शंकर को ऊपर बुला लेती है, लेकिन जब शंकर ऊपर आता है तो वो बड़ा ही एक खुले डुल्ले किस्म का आदमी होता है, उसके कमरे में बैठ जाता है और उससे मुतालबा करता है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें उसी तरह मुझे पैसे अदा करना होंगे जैसे तुम लोगों से, मर्दों से पैसे वसूलती हो। ये बात थोड़ी सी बढ़ती रहती है, और सुल्ताना ना चाहते हुए भी शंकर के साथ एक ताल्लुक बना लेती है। और एक दिन जब वो
उसके साथ कोई कुर्बत के लम्हात के बाद उससे हो जाने लगता है तो उसे कहते हैं कि अगर तुम बुरा न मनाओ तो मुझे एक काली शलवार चाहिए। और वो कहता है तुम कीमत वसूल करना चाहती हो, तो वो आगे से जज्बाती होकर कहती है नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कीमत भी नहीं चाहिए, लेकिन मुहर्रम आने वाला है और मेरे पास काली शलवार नहीं है, मुझे वो हर सूरत में चाहिए। शंकर उसे कहता है मेरी जेब में तो कोई रुपया नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे कानों में 2 बालियां हैं क्या ये तुम मुझे उतार कर दे सकती हो? तो सुल्ताना कहती है कि ये निहायत सस्ती बालियां हैं, 4-5 रुपए की सारी हैं, तुम इनका क्या करोगे? और उतार कर उसे फौरन दे देती है और वो वहां से चला जाता है ये कहकर कि 8 दिनों में तुम्हें तुम्हारी काली शलवार मिल जाएगी। दिन गुजरते रहते हैं और सुल्ताना ये समझती है कि वो फिर ठगी गई है और एक मर्द उसे बहका कर उसकी बालियां भी ले गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ठीक 8 दिन के बाद सुबह 9 बजे उसके कमरे का दरवाजा बजता है। वो जब आकर खोलती है तो शंकर उसके सामने खड़ा होता है और एक कागज में लिपटा हुआ कुछ सामान उसकी तरफ बढ़ाता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कई दिन से सोया ना हो और बड़ा ही बेतरतीब है। लेकिन वो खामोशी से शलवार पकड़ाकर और ये कहकर कि ये तुम्हारी काली शलवार, शायद तुम्हें कुछ लंबी हो, और वो वहां से चला जाता है। सुल्ताना एक तरफ हैरत में मुब्तला होती है और दूसरी तरफ खुश होती है और उसके दिमाग में जितने बद ख्यालात शंकर के हवाले से आते हैं उन सब पर शर्मिंदा भी होती है कि मैंने शंकर को गलत सोचा। हालांकि उसने अपने वादे का भी पास निभाया और उसकी ख्वाहिश भी पूरी की और उसका मुहर्रम बहुत अच्छे से गुजरेगा। ये सोचकर वो जाती है, अपने रंगे हुए कपड़े ले आती है और जब शाम होने तक वो अपना लिबास पहनकर ऐसे बैठी होती है तैयार होकर, काली कमीज, काली शलवार और काले दुपट्टे के साथ। तो दरवाजा बजता है और वो जब दरवाजा खोलती है तो उसकी दोस्त मुख्तार आई हुई होती है। मुख्तार जो ही कमरे में दाखिल होती है तो वो देखती है कि सुल्ताना ने स्याह लिबास जेब तन किया हुआ है। तो वो छूटते ही कहती है कि दुपट्टा और कमीज तो रंगे हुए मालूम होते हैं, लेकिन ये तुमने नई शलवार काली कहां से खरीदी है? और अभी वो कुछ कह नहीं पाई होती तो सुल्ताना उसके कानों की तरफ देखती है जिनमें उसकी बालियां जो शंकर उससे लेके गया था वो झिलमिला रही होती हैं, वो चमक रही होती हैं। और इसके साथ ही अफसाना खत्म हो जाता है। यहाँ अफसाना अंजाम पजीर हो जाता है और यही मंटो का कमाल है कि वो अपने कारी को सख्ते में छोड़कर खुद आगे बढ़ जाता है। अगर इसमें कहीं जिनसियत थी या कोई जिनसी इजहारात हुए हैं तो अफसाने के इख्तिताम पर कारी के ज़हन में जिन्स या जिन्स से जुड़ी कुछ चीजें आनी चाहिए थी। हाँ, इस अफसाने में बाज ऐसे मनाजिर जरूर हैं जिनको हम आमियाना जिंदगी में बयान करने का एक इखलाकी तौर पर उसे बयान करने से रोके रखते हैं खुद को और उन पर गुफ्तगू नहीं करते। हम अपने बराबर के रिश्तों के दरमियान, खवातीन के दरमियान, अपने दोस्तों के दरमियान बाज चीजों का तज़किरा बद तहजीबी पर मामूल करते हैं, हम उसे बद इखलाकी समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे जिनसी जज्बात को उभारते हैं या उससे हमारी जिनसी ख्वाहिशात को हवा मिलती है। मंटो का ये फन है कि वो औरत के थॉट प्रोसेस की बात करता है, औरत के वजूद की बात नहीं करता। और मंटो के यहाँ औरत के वजूद का तस्वुर उसकी इतनी बेशुमार किताबों में कहीं भी नहीं पाया जाता। उसके यहाँ मर्द कहीं अय्यार है, कहीं सादा दिल है, कहीं नरम खू है, कहीं सख्त गिर है, कहीं वो मोहम्मद भाई की तरह कई रंग रखता है, कहीं गोपीनाथ है, कहीं टोबा टेक सिंह है, तो कहीं बासित है जो अपनी बीवी की इज्जत और तकरीम के लिए कोई भी मुश्किल उठाने को तैयार है। तो मंटो को जिन्स निगार कहना सिवाय जुल्म अजीम के और कुछ भी नहीं है, बल्कि मंटो एक बेहतरीन फिक्शन निगार है जो माशरे को जैसा देखता है वैसा बयान करता है। अहमद नदीम कासमी के नाम एक खत में भी मंटो ने इस हवाले से बात की और मंटो का ये ख्याल था कि लोग जब मुझ पर जिन्स निगारी का इल्जाम लगाते हैं तो वो कुछ बुनियादी बातें भूल जाते हैं। और हमें भी चाहिए कि जब हम मंटो के मतून पढ़ें या मंटो के बारे में बात करें तो उसके तख्लीकी मतन के साथ राब्ता रखें, बजाय इसके कि हम पहले से उस पर लिखी गई कुछ बातों की बुनियाद पर उसे जांचें। जैसे खुद मंटो ने मीरा जी के हवाले से कुछ गलतफहमियां फैलाई और उनके ऊपर 3 गोले के नाम से खाका लिखकर मीरा जी की शख्सियत को ऐसा जिनसियत ज़दा और मुतनाज़े बनाकर पेश किया, हम जिन्स प्रस्त बनाकर पेश किया
कि मीरा जी का जैसा इतना शानदार कलाम पीछे रह गया और लोगों ने उन सच्चे झूठे वाकयात की तस्दीक में उस मैले कुचैले मीरा जी को अपना लिया जो शायर से ज्यादा एक नाकाम आशिक है। मंटो की किताबों पर बात की जाए तो मंटो बहुत ही जूद नवीस है, उसने बहुत ज्यादा लिखा, उसके बेशुमार अफसानी मजमूए शामिल हुए, अब तो उसके अफसानवी कुलियात भी शामिल हो चुके हैं। मंटो नुमा, मंटो नामा, मंटो पर हिंदुस्तान में पीएचडी हुई। मंटो पर हमारे दोस्त डॉक्टर ताहिर अब्बास ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से पीएचडी की, जिनका मौजू पाकिस्तान में मंटो शनासी की रिवायत पर था, और उन्होंने मंटो की बाकियात या जो उनकी चीजें किसी न किसी सूरत में छपने से रह गई थी उन सबको शाया कराया, मंटो के मतून को दोबारा से शाया कराया और मंटो को बतौर एक दबिस्तान के पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ मुतारिफ कराया। मंटो के नुमाइंदा अफसाने मजमू में धुआं, फुंदने, काली शलवार, ऊपर नीचे और दरमियान, चुगत और बेशुमार है, स्याह हाशिए, खाली बोतलें, खाली डब्बे, आतिश पारे, गुलाब का फूल, रत्ती, माशा तोला, शिकारी औरतें, नमरूद की खुदाई, सरकंडों के पीछे, गंजे फरिश्ते, बादशाहत का खात्मा और लाउड स्पीकर जैसे खाके, चचा साम के नाम खतूत जैसी समाजी हकीकत से लबरेज जो नसर है जिससे हिंदुस्तान के दाखिली सियासी निजाम के साथ साथ आलमी ताकतों और उनके किरदार को भी सामने लाया जाता है। तो मंटो को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके मतन से राब्ता करेंगे और आप ये देखेंगे कि मंटो मर्द को एक सफाक और औरत के जिस्म का प्यासा किरदार दिखाता है, जबकि औरत वो मर्द को अपना मुनिस समझती है, गमखार समझती है, साथी और दोस्त समझती है। और तवाइफ की सूरत में भी मंटो बिल्कुल भी आपके सामने न तवाइफ के हाथों की साख्त बयान करता है, न उसके कंधों के बारे में कोई बात करता है, न उसके कमर की ढलान के बारे में बात करता है। और ले देकर अगर कोई चीजें होती हैं जिन पर झगड़े होते हैं तो वो कुछ और चीजें हैं, वो कुछ सीने के उभार हैं, वो कुछ लिबास हैं। और मंटो बार बार ये सवाल भी करता है कि क्या इस तरह की बात करने से कोई मतन जिनसी हो जाता है, इस तरह की बात करने से कोई मतन फोश हो जाता है। तो इस तरह के मबाहिस बहुत पुराने हमारे यहाँ जारी हैं और हमारी जो उर्दू अदब की तारीख है उसे अज सरे नौ लिखने की और मुरतब करने की बेहद जरूरत है। हमारी कोई भी ऐसी तारीख अभी तक मौजूद नहीं है जो उर्दू अदब का दुरुस्त मुतालिया करती हो, उनके मानी की बाज़याफ्त में ईमानदारी का मुजाहिरा करती हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।